सेठ रंगलाल कोठरी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद, बीएससी प्रथम वर्ष प्राणीशास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज हम यकृत विगलन पढ़ेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। यकृत विगलन जो होता है इसे लिवर रोट भी कहा जाता है और इसे फैसियोलियासिस भी कहते हैं। यकृत विगलन फैसियोला हेपेटिका के संक्रमण के कारण होता है। तो आज हम देखेंगे कि यकृत विगलन रोग में किस प्रकार इन्फेक्शन होता है, इस रोग के लक्षण क्या क्या है और क्या इसकी चिकित्सा है और इससे कैसे बचा जा सकता है रोग निरोध। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फेक्शन, उसके पश्चात रोग जनन या पैथोजेनेसिस या सिम्टम्स, फिर थेरेपी या ट्रीटमेंट या चिकित्सा, फिर प्रोफाइलैक्सिस या रोग निरोध। यकृत विगलन जो रोग होता है वो भेड़ के जो यकृत फ्लूक जिसे लिवर या फैसियोला हेपेटिका कहा जाता है, उस फैसियोला हेपेटिका के द्वारा संक्रमण होने पर होता है। ये फैसियोला हेपेटिका के संक्रमण के पश्चात यकृत सृजनात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित होता है। इस रोग को यकृत विगलन या फैसियोलियासिस कहते हैं। जब भेड़ें ऐसी जल के किनारे स्थित ऐसी वनस्पति को खाती है जिस पर मेटासर्केरिया की पुट्टियाँ पाई जाती है, तो भेड़ों में इसका संक्रमण हो जाता है। किंतु भेड़ों से निकलने के पश्चात इसका सेकेंडरी होस्ट घोंघा है। अकशेरुकी की परपोसी घोंघा में संक्रमण उस समय प्राप्त करता है जब एक मिरासीडियम लार्वा अचानक ही उसके शरीर के उपयुक्त कोमल भाग के संपर्क में आता है। इस प्रकार भेड़ों में संक्रमण वनस्पति खाने से और घोंघों में संक्रमण जल में पाए जाने वाले मिरासीडियम जब घोंघे के कोमल भाग के संपर्क में आते हैं तो होता है। इस रोग के लक्षण या रोगजनन पैथोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो घोंघे में जो है सबसे अधिक क्षति मिरासीडियम लार्वा जो है पाचन ग्रंथि या जनन ग्रंथि को पहुंचाता है। पाचन या जनन ग्रंथि को यह पूर्णतया नष्ट कर देता है और इन्फेक्शन तीव्र होता है तो पूरा घोंघे का आकार में वृद्धि हो जाती है। परपोसी में प्रभाव में पित्त वाहिनी और यकृत जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि हम भेड़ में देखें तो भेड़ में जब लिवर प्रॉब्लम रहता है तो पित्त वाहिनी और यकृत को क्षतिग्रस्त कर देता है। इसके कारण पित्त वाहिनी में सूजन आ जाती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अंदर की उपकला और शरीर भित्ति नष्ट होकर उपकला नष्ट हो जाती है और शरीर भित्ति मोटी हो जाती है। उसका कैल्सीभवन हो जाने के कारण गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। संक्रमण अधिक तीव्र होने पर रुधिर का स्त्रावण होता है। क्यूटिकल के सूल इसमें पाए जाते हैं, उनकी चुभन के कारण यकृत के सामान्य उपापचयी कार्य जो होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो रोग है यकृत विगलन या फैसियोलियासिस कहलाते हैं। यकृत विगलन के लक्षणों में भेड़ों की अपेक्षा मेमनों में अधिक तीव्र यानी भेड़ के बच्चों में अधिक तेजी से देखने को मिलते हैं। संक्रमण के 1 महीने के पश्चात ये इसमें प्रकट हो जाते हैं और उसमें प्रमस्तिष्क रक्ताघात सेरिब्रल एपोप्लेक्सी कहते हैं, उसके कारण शीघ्र इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि किसी भी प्रकार परपोसी जीवित भी रह जाता है तो उसमें एनीमिया का शिकार हो जाता है यानी रुधिर की कमी हो जाती है और उसके हल्के से स्पर्श करने से ही वह गिर जाता है। उसकी भूख घटने लग जाती है, चारे को चबाना अनियमित हो जाता है और कभी कभी उसे बुखार या ज्वर आता है और श्वसन दर में उसके वृद्धि हो जाती है। इसका कंजक्टिवा श्वेताभ या पीला हो जाता है। उसके शरीर में शुष्क भंगुर ऊन गिरने लगती है। संक्रमण के 3 माह बाद घातक समय आता है जब इसके जबाड़ों में जल के बड़े बड़े छाले प्रकट हो जाते हैं। ये दूध देना बंद कर देते हैं, बच्चे उत्पन्न करना अत्यंत कम हो जाता है। इस अवधि में परपोसी बहुत कम ही जीवित रह पाता है। यदि इस दशा के बाद भी वह जीवित रह जाता है तो फ्लूक उसके अग्नाशय से होता हुआ मल द्वार से बाहर निकल आता है और फ्लूक के बाहर आ जाने के कारण अंदर या फिर अंदर ही किसी यथा स्थान पर मर जाने से परपोसी पुनः जो ठीक हो जाता है। भेड़ों में फैसियोला हेपेटिका के संक्रमण से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। 1830 में इसके संक्रमण से इंग्लैंड में 15 लाख भेड़ों की मृत्यु हो गई थी और 79 और 80 में इससे भी दुगुनी भेड़ें मर गई थी। इसी प्रकार इसके संक्रमण के कारण 1882 में आयरलैंड की लगभग 60% भेड़ों की मृत्यु हो गई थी। अब इसकी चिकित्सा की यदि हम बात करें तो इसकी चिकित्सा के लिए यकृत विगलन की चिकित्सा के लिए
एंटी हेलमेंट्स जो औषधियाँ होती है, एंटी हेलमेंट ड्रग्स इन्हें कहा जाता है, वो काम में लाई जाती है। जैसे हेक्साक्लोरोएथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिलिसिन, एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनोथिएजिन और टेट्राक्लोरोइथेन, ये दवाइयाँ जो एंटी हेलमेंट्स औषधियाँ कहलाती है, प्रति हेलमेंट औषधियाँ कहलाती है, वो यकृत विगलन के काम में लाई जाती है। हेक्साक्लोरोएथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिलिसिन, एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनोथिएजिन और टेट्राक्लोरोएथेन। अब इस रोग से बचा कैसे जाए? तो इस रोग से बचने के लिए इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जिसे हम घोंघा कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट हमेशा इन्वर्टिब्रेट होता है, या घोंघा है, प्लेनोर्बिस है, लिम्निया है, बुलिनस है, पोसेरिया है और प्रक्टिकोलेला है, तो इन सबों को मार करके हम इनसे बच सकते हैं। तो मध्यस्थ प्रपोषी को नियंत्रित करके संक्रमण से बचाव करना अच्छा होता है, किंतु यदि संक्रमण अत्यधिक है तो संक्रमित भेड़ें जो होती हैं उन भेड़ों को मार करके, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। संक्रमित भेड़ों का जो खाद होता है उस खाद को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अंडे रहते हैं जो पुनः इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। संक्रमित भेड़ों को नमक और सूखा चारा देना चाहिए। घोंघे जो होते हैं उन घोंघों को मारना चाहिए या उनकी संख्या पर रोक लगाना चाहिए। इसके लिए तालाब में या जो नदियाँ होती है उसमें कॉपर सल्फेट का घोल डालकर घोंघों को मारा जा सकता है, या इनकी जो चरागाहें होती है वहाँ पर भरे हुए जो जल के जलाशय हैं उन जलाशयों में से जल खाली कर दें, तो भी ये लंबी शुष्क अवधि के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाएंगे। यदि बतख जो होती है वो घोंघों को खाती है, जहाँ पर घोंघे हैं वहाँ पर बतखों को छोड़ दिया जाए और तो बतखें घोंघों को खा लेगी। इस प्रकार घोंघे के जो है संख्या है, उस घोंघों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है और घोंघों के रहने के स्थान के आसपास बतखों को पालना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि तालाब और सरिताएँ जो होती है उन सरिताओं में जिसमें घोंघे रहते हैं वहाँ की वनस्पति को बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सर्केरिया लार्वा है वो वनस्पति पर ही रहकर मेटा सर्केरिया में परिवर्तित होकर वापस भेड़ों में इन्फेक्शन का कारण करता है। इसलिए जलीय जो वनस्पति होती है जल के आसपास, उसको नष्ट करके भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर लास्ट में हम कहते हैं कि जो सब्जियां हैं उनको भली भांति धोकर या उबाल कर खाना चाहिए, जिससे मनुष्य में भी इसका संक्रमण नहीं हो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।